हेलो एवरीवन। सो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केस 3 और केस 4 देख लिया था। सो टोटल मिला के हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट के 4 केसेस देख लिए थे। एक बार जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ। फर्स्ट केस था व्हेन बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0। सेकंड केस वाज व्हेन बोथ द रूट्स आर नेगेटिव अल्फा बीटा लेस देन 0। थर्ड केस वाज बोथ द रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, मतलब अल्फा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k। ठीक है, नाउ फोर्थ केस की ही गाइडलाइंस पे मैं नेक्स्ट केस स्टार्ट कर रहा हूं। केस नंबर 5। केस 5 इज व्हेन बोथ द रूट्स आर lesser than k। when both the roots are lesser than k। now अब एक चीज समझना, केस 4 और केस 5 ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, बिकॉज केस 4 में क्या बोला था कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो आपने लिखा था अल्फा एंड बीटा k से बड़े हो गए। अब यहां मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, अल्फा इज ऑल्सो लेस देन k एज वेल एज बीटा इज ऑल्सो लेस देन k। सो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले ग्राफिकली। सपोज करो अल्फा बीटा कुछ इस टाइप से है मेरे पास, जहां पे a पॉजिटिव है, अल्फा बीटा दोनों डिस्टिंक्ट है। लास्ट टाइम क्या था अपने पास कि k अल्फा बीटा से छोटा था, इसलिए वो अल्फा बीटा के पहले आया था। अब k क्या है, अल्फा बीटा से बड़ा हो गया तो बीटा के बाद में आएगा। मतलब सपोज करो k यहाँ पे गए, ठीक है, अगर k यहाँ पे है परपेंडिकुलरली ऊपर गया तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ये पॉइंट हो जाएगा k f ऑफ k। सिमिलरली इसका ही एक केस और प्लॉट कर रहा हूं जहां पे रूट्स अपने सेम हो गए। ठीक है, नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा हो गया। अल्फा इक्वल्स टू बीटा, अब मैंने बोला कि k यहाँ पे है, ठीक है, इफ k इज हियर सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, k f ऑफ k। नाउ थर्ड केस इज विद a नेगेटिव। अगर a नेगेटिव है तो अपना पैराबोला डाउनवर्ड होता था, लाइक अल्फा एंड बीटा यहाँ पे हुआ। अब k यहाँ पे है, सो अब जो मेरा f ऑफ k ग्राफ को मिलेगा वो यहाँ पे कहीं मिलेगा, k f ऑफ k। एंड इसी का फोर्थ एंड लास्ट पॉसिबिलिटी विच इज डाउनवर्ड पैराबोला बट टचिंग एक्स एक्सिस। नाउ फॉर दिस केस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा। k सपोज यहाँ पे है तो दिस इज k, सो दिस पॉइंट बिकम्स k f ऑफ k। नाउ इन चारों ही केस में अगर मैं ऑब्जर्व करूं, कुछ नहीं है, सिमिलर टू लास्ट केस है। सिर्फ लास्ट केस में क्या हुआ था, k का पोजीशन था अल्फा बीटा के लेफ्ट में, इस केस में k का पोजीशन कहां हो गया है, अल्फा बीटा के राइट में। जैसी कंडीशन हम लोगों ने केस 4 में बनाया था, सेम कंडीशन यहां बनाएंगे केस 5 में। देखना, सबसे पहले कमेंट करेंगे सम ऑफ रूट्स पे, ठीक है। नाउ द कंडीशंस कुछ इस तरीके से होंगी। फर्स्ट कंडीशन इज कंडीशंस बेस्ड अपॉन सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर अल्फा k से छोटा है तो ऑब्वियसली बीटा भी k से छोटा है, तो दोनों का सब पे कंडीशन क्या बोल सकते हैं, आई कैन डायरेक्टली से अल्फा प्लस बीटा शुड बी लेसर देन 2k। दोनों इन इक्वेशंस को ऐड कर दिया, अल्फा वाज लेसर देन k, बीटा वाज आल्सो लेसर देन k, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इट शुड बी लेस देन 2k। नेक्स्ट कंडीशन शुड बी ऑन अल्फा इनटू बीटा, बट डायरेक्टली क्या हम अल्फा बीटा पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। द रीजन इज कि हमको नहीं पता कि अल्फा बीटा पॉजिटिव है या फिर k पॉजिटिव नेगेटिव है, इसलिए हम अल्फा बीटा पे कुछ नहीं बोल पाएंगे, सिमिलर टू द लास्ट केस व्हिच वाज केस नंबर 4। नेक्स्ट कमेंट किस पे करेंगे हम लोग, डेल्टा पे। डेल्टा अपना क्या होगा, सो इस केस में आई कैन से डेल्टा ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, बिकॉज दो पॉइंट पे भी कट कर सकता है। एट द सेम टाइम इक्वल रूट्स वाला केस भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 भी अलाउड है। जैसे डेल्टा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड केस, अब लास्ट केस से कंपेयर करता हूं मैं, बिकॉज तीनों कंडीशन वैसे ही कुछ बनी थी। इस ग्राफ के लिए इसका a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, बिकॉज पैराबोला अपवर्ड है। लास्ट में हमने डिफाइन किया, मुझे f ऑफ k पे कमेंट करना है। f ऑफ k मतलब दिस वैल्यू बेसिकली, क्या आई कैन से फॉर दिस पार्ट माय f ऑफ k इज पॉजिटिव। क्यों, f ऑफ k किसको डिनोट करता है, f ऑफ k डिनोट करता है y कोऑर्डिनेट को। x एक्सिस के ऊपर जब भी रहेगा तो y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट ग्राफ, अगेन a इज पॉजिटिव एंड f ऑफ k इसके लिए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज इसका भी f ऑफ k कहां है, y कोऑर्डिनेट दैट इज अबव x एक्सिस, पॉजिटिव हो गया। फॉर दिस केस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड इसका f ऑफ k भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसका f ऑफ k बिलो x एक्सिस है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, नेगेटिव। फॉर द लास्ट पार्ट
a इज लेस देन 0 और इसका f ऑफ k दिस शुड आल्सो बी लेस देन 0. सो ये बनेगा अपनी कंडीशन फॉर a एंड f ऑफ k. याद करो हम लोगों ने लास्ट केस में इस पे भी एक कंडीशन लिखा था. मैंने कंडीशन क्या लिखा था, अगर आप चारों केसेस को ऑब्जर्व करो सो a और f ऑफ k दोनों का साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है. इन सच कंडीशंस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो आई वुड से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आएगा पॉजिटिव. मतलब मेरा थर्ड कंडीशन बना है a इंटू एफ ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 0. आई सपोज केस नंबर 4 के अंदर ये दो कंडीशन तो एज इट इज सेम थी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ ये कंडीशन रिवर्स था. उस केस में क्या था कि अल्फा भी k से बड़ा था, बीटा भी k से बड़ा था, वहां से अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 2k हो गया था. इस केस में अल्फा k से छोटा है और बीटा भी k से छोटा है, इसीलिए सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, लेस देन 2k. बाकी पूरा कंडीशन एज इट इज सेम. नाउ यहाँ भी इस k f ऑफ k को समझने के लिए और सिंपल वे में इस केस का एक एग्जांपल देखते हैं जहां से हमको और क्लैरिटी आएगी अबाउट दिस पर्टिकुलर केस. ओके, नाउ इसी पार्ट का एग्जांपल देखते हैं. क्वेश्चन ऐसा था अपने पास, बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0 आर लेस देन 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे इसको भी. सो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले जैसे हमने लास्ट केस में किया था, मैं k को डिफाइन करता हूँ बिकॉज जो वैल्यू है वो किससे होनी चाहिए, k से छोटे. इस केस में k क्या हो गया 1. दैट मीन्स यहाँ कंडीशन बनेगा कि अल्फा जो होगा वो भी 1 से छोटा है, एट द सेम टाइम बीटा भी क्या हो जाएगा, लेस देन 1. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म मुझे लिखना है f ऑफ x. क्या बताया था मैंने, जो भी इक्वेशन दिया है एक्चुअली वही f ऑफ x होता है, सिर्फ उसको इक्वल टू 0 मत करना. सो f ऑफ x को मैं क्या लिख दूंगा, दिस शुड बी ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1. ये अपना हो जाएगा f ऑफ x. नाउ एज द क्वेश्चन इज ऑफ केस 5, बोथ द रूट्स आर लेस देन 1, तो हम लोग केस 5 की कंडीशन यूज करेंगे जो हमने डिफाइन की थी. क्या क्या कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा शुड बी लेस देन k, नहीं लेस देन 2k, बिकॉज अल्फा भी k से छोटा था और बीटा भी k से छोटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, लेस देन 2k. नाउ एज पर दिस इक्वेशन और एज पर दिस इक्वेशन सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ आएगा माइनस ए अपॉन ए, मतलब ये तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 लेस देन 2k. 2k मतलब ये तो हो गया 2. अब इस चीज को समझो, जब आपको सॉल्व करते हुए ऐसा कोई इनइक्वेशन बने जहां पे कोई वेरिएबल ना हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इनइक्वेशन. या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा. लाइक फॉर दिस केस ये अपने को क्या दिख रहा है, -1 इज लेस देन 2, -1 इज लेस देन 2 इज अ यूनिवर्सली ट्रू इनइक्वेशन. आप कहीं भी लेके जाओ इसको दुनिया में, ये इक्वेशन हर जगह वैलिड रहेगा, बिकॉज -1 हमेशा क्या होता है, 2 से छोटा होता है. बट अगर यहाँ भी साइन उल्टा होता, ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, यूनिवर्सली फॉल्स हो जाता. जब कोई इनइक्वेशन यूनिवर्सली ट्रू होती है और उसका डिपेंडेंसी वेरिएबल पे नहीं होता, तो मैं यहाँ बोलूंगा सिंपल सा, जो मेरा इस केस के अकॉर्डिंग a आएगा वो सिंपल सा r होगा, ऑल द रियल नंबर्स. क्यों, इसका कहने का मतलब ये हुआ, क्या यहाँ पे डिपेंडेंसी a के ऊपर थी, नहीं, पर ये इक्वेशन या इनइक्वेशन हमेशा ट्रू आने वाली है और a पे डिपेंडेंसी नहीं है. a अपन कुछ भी पुट कर दे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा सेम वैल्यू देगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने a को 1 ले लिया, 2 ले लिया, कुछ भी वैल्यू ले लिया, तो हमेशा इसका सेम आंसर आएगा अपने पास. और ये इनइक्वेशन हमेशा सेम या ट्रू होल्ड करेगा, तो इसलिए इस केस के लिए a क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर. पर अब मुझे एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये a 0 नहीं हो सकता, तो मुझे बोलना पड़ेगा इसको ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0. ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन था इस केस का. ऑल रियल नंबर्स क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशन बनी है वो यूनिवर्सल ट्रू इक्वेशन है. अगर कोई यूनिवर्सल ट्रू इक्वेशन या इनइक्वेशन बनता है जब पे डिपेंडेंसी वेरिएबल पे नहीं आती है, तो उस वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इन एनी केस आप वेरिएबल कुछ भी पुट करो हमेशा कैंसिल हो जाएगा. दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या था अपने पास, इसका जो डेल्टा है वो हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस इक्वेशन का डेल्टा क्या बनेगा, बी स्क्वायर. बी स्क्वायर की प्लेस पे मतलब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a कॉमन लेके, a कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा a माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे अपने पास 0 एंड 4. क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0 4, नंबर लाइन पे हम लोग दोनों को प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 4. अगर मैंने साइन यूज किया प्लस माइनस प्लस, तो ये कुछ ऐसा बनेगा अपने पास. नाउ अब यहाँ पे हमको चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a बिलोंग्स टू
माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये होगा अपना इस पार्ट का पर्टिकुलर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड केस। थर्ड केस क्या होता है अपने पास यहाँ पे? थर्ड केस होता था a इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0। ये देखा था हम लोगों ने थर्ड केस। नाउ इस केस के अकॉर्डिंग a क्या है? a होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिख रहा है अपने को? a दिख रहा है, तो ये a की प्लेस पे a हो गया। f ऑफ k, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था। f ऑफ x अगर है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, तो f ऑफ k कितना होगा? a k स्क्वायर प्लस a k प्लस 1। तो इसको मैं लिखूंगा a मल्टीप्लाइड बाय a k स्क्वायर प्लस a k प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। और जो अपना k का वैल्यू है वो कितना है? सो k इक्वल टू 1 था, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? a इंटू a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब फाइनली ये बनेगा a इंटू 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं इसकी क्रिटिकल पॉइंट लिखूं तो इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे? 0 एंड माइनस हाफ। 0 तो इसकी वजह से, और जब इसको 0 किया तो क्या आ जाएगा? माइनस हाफ। अब यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ नंबर लाइन। ये हो गया, पहले माइनस हाफ आएगा बिकॉज दैट इज अ स्मॉलर वैल्यू, और यहाँ पे 0 प्लस माइनस प्लस। हमको आंसर चाहिए था अपने पास पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आंसर चाहिए तो क्या हो जाएगा? a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी। अच्छा, इस आंसर को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा अपने पास a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ये होगा अपना फाइनल वैल्यू फॉर a। अब 3 केस बन चुके हैं। केस 1 इज a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। केस 2 इज माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, जहां पे 0 एंड 4 आर इंक्लूडेड। एंड केस 3 इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब सबसे पहले इस केस को देखता हूं। तो यहाँ पे ऑल द रियल नंबर थे एक्सेप्ट 0, मतलब इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मुझे सिर्फ इन दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कॉमन क्या आएगा। मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। नेगेटिव पार्ट में कॉमन अलग, पॉजिटिव पार्ट में कॉमन अलग। नेगेटिव पार्ट जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो यहाँ भी 2 टेक्निक है। या तो मैं प्रॉपरली नंबर लाइन के थ्रू ऑब्जर्व करूँ, या फिर मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लूँ। मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व करने का ट्राई करता हूँ। सो इन दोनों में कॉमन क्या दिखेगा? नेगेटिव पार्ट में कॉमन मुझे दिख रहा है, एक लाइन बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से 0 और एक बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ। तो आई सपोज ये कॉमन आ गया। सो जब मैं फाइनल आंसर को डिस्कस करूंगा तो नेगेटिव पार्ट में तो आंसर आना चाहिए माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस हाफ यूनियन। पॉजिटिव पार्ट में एक बोल रहा है 4 टू इंफिनिटी और एक 0 टू इंफिनिटी, तो कॉमन क्या रहेगा? 4 टू इंफिनिटी। सो यूनियन इंक्लूडिंग 4 अप टू इंफिनिटी। सो ये होना चाहिए फाइनल a का वैल्यू, जिसके लिए इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे? लेस देन 1। कुछ नहीं, वही मैंने कंडीशन को यूज किया। स्टार्टिंग का स्टेप ध्यान रखोगे, ये स्टेप इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया कि k का वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या दी है और f ऑफ x क्या है। बिकॉज मेनली जो प्रॉब्लम आता है वो f ऑफ k या f ऑफ x के फॉर्म में आता है व्हाइल सॉल्विंग दिस इक्वेशन। सो सभी केसेस को सॉल्व किया एंड देन सभी का इंटरसेक्शन ऑब्जर्व किया टू गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ a। Okay, now moving on to next case, which is case number 6. अब case 6 में क्या है? So case 6 is when k lies between alpha and beta. अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया था? केस 4 एंड 5 में हमने ऑब्जर्व किया, एक केस में जो k है वो अल्फा बीटा से छोटा था, सेकंड केस में जो k है वो अल्फा बीटा से बड़ा हो गया। अब मैंने बोला कि k कहाँ आ गया? अल्फा बीटा के बीच में। अगर मैं इस कंडीशन को समझूं तो इस कंडीशन में ऐसा बोला गया है कि अल्फा इज लेस देन के एंड के इज लेस देन बीटा, तभी तो के अल्फा बीटा के बीच में आएगा कि वो एक नंबर से बड़ा होगा एक रूट से और सेकंड रूट से क्या हो जाएगा? छोटा। अब इसको ग्राफिकली समझने का ट्राई करते हैं कि ग्राफिकली ये केस कैसा दिखेगा अपने को। पहला कंडीशन मैंने प्लॉट किया समथिंग लाइक दिस, जहां पे दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अब पहले हमने क्या देखा था कि k को अल्फा बीटा से छोटा होना था तो वो दोनों के लेफ्ट साइड में था, जब उसको बड़ा होना था तो दोनों के राइट साइड में था। अब कंडीशन क्या दी है कि अल्फा से बड़ा होना चाहिए और बीटा से छोटा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो k है वो अल्फा बीटा के बीच में आ जाए। अगर ये k होगा तो यहां से मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर लाइन, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा?
a कॉमा एफ ऑफ के, ठीक है, एक्सिस प्लॉट कर देते हैं एक्स एंड वाई. दिस इज वन केस. सेकेंड केस, सेकेंड पॉसिबिलिटी, इसी को मैंने रिवर्स कर दिया लाइक विद द डाउनवर्ड पैराबोला. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. अगेन अब के को लाई करना है अल्फा के आगे और बीटा के पहले. तो यहाँ पे सपोज कहीं के है, परपेंडिकुलरली हम मूव करेंगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, के कॉमा एफ ऑफ के. सो इस टाइप का केस दिखेगा आपको. नाउ अब यहाँ पे जो अपना केस था ना कि पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करता है, वो केस नहीं हो सकता. द रीजन बीइंग कि जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करता था तो अल्फा बीटा दोनों इक्वल होते थे. पर अपने को कंडीशन क्या दी गई है कि के जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करना चाहिए. अगर अल्फा बीटा इक्वल हो गए तो वो बीच में लाई कैसे करेगा. इसीलिए यहाँ पे टच करने वाला केस नहीं बन सकता. यहाँ पे खाली यही पॉसिबिलिटी है. अगर मैं बोलूं कंडीशन वाइज तो यहाँ पे हमेशा डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा जीरो नहीं हो सकता. ठीक है. नाउ ये तो ग्राफिकली मैंने ऑब्जर्व किया कि दो अपने पास केसेस पॉसिबल थे. अब हम डिराइव करते हैं इसकी कंडीशन. सो इसके कंडीशंस क्या होंगे. फर्स्ट कंडीशन, क्या सम ऑफ रूट्स पे कुछ कमेंट कर सकता हूँ. तो लास्ट दो केसेस में क्या था, दोनों रूट इंडिविजुअली किसी नंबर से बड़े या छोटे थे तो हमने सम ऑफ रूट पर डायरेक्टली कमेंट कर लिया. यहाँ पे द प्रॉब्लम इज कि एक रूट के से छोटा है, सेकेंड रूट के से बड़ा है, तो वो उनके सम पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता. सिमिलरली प्रोडक्ट पे भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज जब तक मुझे ये नहीं पता कि के पॉजिटिव या नेगेटिव हम लोग नंबर पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते. सो सम भी नहीं रहा, प्रोडक्ट भी नहीं. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज डेल्टा. डेल्टा हमने जस्ट अभी ऑब्जर्व किया है तो इस पे मैं कमेंट कर सकता हूं डेल्टा शुड बी ग्रेटर देन जीरो. नाउ एक वो कंडीशन जो हमने इसके पिछले दो केसेस में दोनों में यूज किया एफ ऑफ के वाला, उसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं. अगर मैं फर्स्ट ग्राफ को ऑब्जर्व करूं तो फर्स्ट ग्राफ में ए क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज पैराबोला अपवर्ड है. फर्स्ट ग्राफ में ये जो पॉइंट आया है के कॉमा एफ ऑफ के, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे है. जब भी एक्स एक्सिस के नीचे आता है तो वाई क्या होता है, नेगेटिव. मतलब इस केस में मैं बोलूंगा एफ ऑफ के का वैल्यू क्या आने वाला है, नेगेटिव. सेकंड केस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे ए जो है वो नेगेटिव है बिकॉज पैराबोला क्या है, डाउनवर्ड. बट इसका जो के कॉमा एफ ऑफ के का वाई कोऑर्डिनेट है ये कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर. मतलब इसका एफ ऑफ के क्या हो गया, ये हो जाएगा पॉजिटिव. अब इन दोनों केसेस को ऑब्जर्व करो. फर्स्ट केस में ए पॉजिटिव है बट एफ ऑफ के नेगेटिव है. सेकंड केस में ए नेगेटिव है बट एफ ऑफ के पॉजिटिव है. तो इन दोनों के प्रोडक्ट पे कुछ कमेंट कर सकते हैं जो हमने इसके पहले दो केसेस में किया था. दोनों केसेस का हमने ऑब्जर्व किया था कि जो अपना प्रोडक्ट था उसका फिक्स वैल्यू आया था, यहाँ भी वैल्यू फिक्स है. देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव. तो यहां से मुझे इसका सेकंड कंडीशन मिलेगा. सेकंड कंडीशन इज a into f of k. This should be less than 0. So these are the two conditions to solve these type of cases when k lies between alpha and beta. अच्छा, इसमें एक खास बात भी है, इसको भी समझना. कहने को कंडीशंस दो लिखी है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड a into f of k less than 0. बट यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है. अगर आपने इसको यूज नहीं भी किया, ठीक है, तो भी आपको आंसर करेक्ट मिलेगा. द रीजन बीइंग ये केस थोड़ा स्पेशल है. जब आप दोनों केसेस को सॉल्व करते हो तो हम लोग क्या करते थे, दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे, मतलब दोनों की कॉमन वैल्यूज. यहाँ पे हमेशा जब आप इन दोनों केसेस के आंसर निकालोगे ना तो ये जो भी आंसर होगा ये कंप्लीटली इसके अंदर लाई करेगा, इसके आंसर के अंदर. मतलब आपका फाइनल आंसर खाली इससे ही आता है. तो इसीलिए हमने कंक्लूजन से ऑब्जर्व किया कि लॉजिकली देयर शुड बी टू कंडीशंस. बट जब हमने कैलकुलेशन देखा तो हमको समझ में आया कि दो कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है. यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो सिर्फ एक ही कंडीशन से हम डिफाइन इजीली कर सकते हैं. तो हमेशा ध्यान रखो, फॉर सच केसेस व्हेन के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, हम लोग सिर्फ एक ही कंडीशन यूज करेंगे विच इज a into f of k less than 0. नाउ इस केस को भी समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. ओके, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन दिस केस. The question is, find the set of values of a for which 2 lies between the roots of this equation. ठीक है, अगेन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. सबसे पहले मैं k का वैल्यू लिख दूंगा क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कि k जो है वो रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए, दैट इज लेस देन अल्फा एंड ग्रेटर देन बीटा, या ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन बीटा. तो इस केस में k का वैल्यू कितना हो गया, 2, सच दैट जो अल्फा है वो 2 से छोटा है एंड बीटा जो है वो 2 से बड़ा हो गया. अगेन एफ ऑफ एक्स को भी लिख देता हूं मैं. एफ ऑफ एक्स ये कितना हो जाएगा फॉर दिस केस, दिस शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस a माइनस 3. ये अपना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स.
ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कंडीशन को यूज करना है। वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कंडीशन दो बनती है पर एक ही यूज करते हैं, बट स्टिल एक बार वेरीफाई करते हैं उस चीज को कैसा क्यों हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप डेल्टा वाली कंडीशन को सॉल्व करते हो और जब a इंटू एफ ऑफ के की कंडीशन को सॉल्व करते हो तो जो a इंटू एफ ऑफ के कंडीशन का आंसर होता है वो कंप्लीट आंसर डेल्टा के आंसर में लाई करता है, इसलिए कॉमन आंसर वही आता है हमेशा। बट स्टिल ये मान के चलते हम उसको एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन में डेल्टा सॉल्व करता हूँ। हमने ग्राफिकली ऑब्जर्व किया था कि जो डेल्टा है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 अलाउड नहीं था, ठीक है। डेल्टा ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब हम लोग लेंगे a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, c हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ a माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस 4a माइनस 12 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स फाइनली a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 8 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा अपने पास, 0। अब यहाँ जो इक्वेशन बना है इसको समझते हैं कि अपना इस इक्वेशन का और सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे अपने पास डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि इसके रूट्स तो हम निकाल नहीं सकते बिकॉज ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है अपने पास, तो इस केस के लिए क्या करेंगे, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ, देखना कैसे। a स्क्वायर प्लस 8a लिखा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्लस 16 और माइनस 24। क्यों किया उसका रीजन है, मैं इसको बना रहा हूँ एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2√3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनली कैसा दिखेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a प्लस 4 प्लस 2√3 multiplied by a plus 4 minus 2√3 should be greater than 0. Now यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे फर्स्ट टर्म 0 हो तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा -4 माइनस 2√3, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट होगा -4 प्लस 2। अगर नंबर लाइन को प्लॉट करूंगा सो यहाँ पे केस कैसा दिखेगा, पहला क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -4 माइनस 2√3, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज -4 प्लस 2√3 प्लस माइनस प्लस एज पर द कंडीशन ऑफ वेवी कर्व मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव। सो यहाँ पे अपना आंसर आएगा x या फिर a, इस केस में हम a सॉल्व कर रहे हैं। सो a बिलोंग्स टू -∞ टू -4 माइनस 2√3 यूनियन -4 प्लस 2√3 to infinity. This was the answer from first condition, delta greater than 0. Now second condition क्या था इस केस का, so इसी केस का अपने पास second condition था a into f of k, this value should be less than 0, ठीक है, where a indicates coefficient of x square, कितना है coefficient of x square, वो तो 1 हो गया। f of k, k का वैल्यू कितना था 2, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ कंडीशन बनेगा f of 2 लेस देन 0। अब f of x अगर ये है तो f of 2 क्या आएगा, कुछ नहीं, x की जगह पे 2 पुट कर दो, सो क्या बन जाएगा 4 प्लस a प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस a माइनस 3, दिस शुड बी लेस देन 0। सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये बनेगा 4 प्लस 2a प्लस 4 माइनस a प्लस 3 लेस देन 0, 2a माइनस a, तो ये हो गया a प्लस 11 शुड बी लेस देन 0। दैट मीन्स यहाँ कंडीशन मिलेगा a लेस देन -11। देखो अब जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि एक ही केस को सॉल्व करना है, उसका रीजन था समझना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर मिला, बट ऐसे आंसर को गैस क्या समझते कैसे, इसको ध्यान दो। जब आपको ऐसे वैल्यूज मिलेंगे ना तो इनका रफली वैल्यू देखो, लाइक √3 का जो वैल्यू है वो मुझे पता है वो होता है 1.7, ठीक है। 1.7 इंटू 2 दैट इज 3.4, रफली 3.5 हो गया, -4 माइनस 3.5, तो ये हो गया -∞ से -7.5 यूनियन ये अपने पास होगा -4 प्लस 3.5 मतलब -0.5 से इंफिनिटी। आपको दिखाने के लिए मैं आंसर को प्रॉपर लिख देता हूँ। ये अप्रोक्सीमेटली जो आंसर रहेगा ये कुछ ऐसा होगा, -∞ से -7.5। ये मैं 7.5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि
मैंने इसको रफली माना है 1.7, तो 1.7 into 2 3.4 एंड सिंप्लीफाई किया तो 7.5 यूनियन यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 3.5 मतलब -0.5 से इंफिनिटी। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है। अब इस आंसर में और इस आंसर में जब आप कॉमन देखने जाओगे तो आपको खुद समझ जाएगा कि a लेस देन -11 यही कॉमन है, ठीक है। और आप ऑब्जर्व भी करो, जब मैंने दो कंडीशन को सॉल्व किया तो इनमें से कौन सा कंडीशन सॉल्व करना टिपिकल था और कौन सा इजी था। नो डाउट फर्स्ट कंडीशन वाज टिपिकल बिकॉज अजीब से वैल्यू मिले थे, सेकंड कंडीशन तो 1 मिनट में सॉल्व हो गया और एक्चुअली क्वेश्चन 1 मिनट का ही था, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो फॉर केस नंबर 6 जब मुझे ये केस मिलेगा कि मैं के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग टू कंडीशन मैं हमेशा सिर्फ एक ही कंडीशन को सॉल्व करूंगा विच इज a into f of k शुड बी लेस देन 0। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a, तो इसका आंसर रहना चाहिए फाइनल a शुड बी लेस देन -11। -11 छोटे जितने भी वैल्यू है उन सब के लिए दिस इक्वेशन विल हैव 2 lying between their roots। Okay, moving on to next case, which is case number 7. Now, case 7 में क्या है वो समझना। यहां अपने को बोलते हैं when exactly one root lies between k1 and k2। when exactly one root lies between k1 and k2, इसका मतलब क्या है, इसको समझते थोड़ा ग्राफिकली। अब तक हम लोगों ने क्या किया, दोनों रूट को किसी कांस्टेंट k के रिस्पेक्ट में अरेंज किया कि वो k दोनों रूट से छोटा हो सकता है, उनसे बड़ा हो सकता है, उनके बीच में आ सकता है। बट अब कैसा है, अब कंडीशन एक ही रूट के रिस्पेक्ट में है। सपोज करो ये अल्फा है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, इसमें फोकस करना, एग्जैक्टली वन रूट, दोनों नहीं, कोई एक ही एट अ टाइम, ठीक है। सपोज ये अल्फा है, सो अल्फा से एक छोटा नंबर होगा k1 और अल्फा से एक बड़ा नंबर होगा k2, ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर ये k2 तो आप आगे भी दे सकते थे, ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझना, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 and k2 का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने k2 को इसके आगे लिया होता तो सोचो बीटा भी k1 k2 के बीच में आ जाता, मतलब दोनों ही रूट k1 k2 के बीच में आ जाते। बट अगर तुमने ऐसा केस लिखा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि k1 अल्फा से छोटा है और k2 अल्फा से बड़ा है, पर वो बीटा से बड़ा नहीं है बिकॉज बीटा उसके आगे आ रहा है, तो इसका बीटा से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइन बिटवीन k1 and k2। इसी का एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है, जैसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी मैंने अल्फा को k1 k2 के बीच में अरेंज किया, इट इज नॉट नेसेसरी, बीटा भी अरेंज हो सकता है। सपोज यहाँ बीटा हुआ, लेट अस से ये हुआ k1 और यहाँ पे हो गया अपने पास k2। ऑब्जर्व कर सकते हो जो k1 है वो बीटा से छोटा है और जो k2 है वो बीटा से बड़ा है अपने पास, तो एक केस और पॉसिबल हो गया। ये तो था विद अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है। सो उस केस को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। सपोज इस टाइप का है अपने पास एंड अल्फा, सो अल्फा के पहले कहीं k1 और अल्फा के बाद k2। सिमिलरली इसका ही एक और केस विच इज बीटा के रिस्पेक्ट में, सपोज यहाँ अपना आ गया बीटा, सो बीटा के पहले कहीं k1 और बीटा के बाद यहाँ पे k2, ठीक है। अब इन चारों केसेस पे मुझे साइमल्टेनियसली कमेंट करना है कि क्या क्या कंडीशन बनेंगे। अगेन अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब वो केस जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करे वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगेन अगर एक्स एक्सिस को टच कर दिया तो अल्फा बीटा दोनों क्या हो जाएंगे सेम, तो ये कंडीशन बन नहीं पाएगा, एग्जैक्टली वन रूट आ नहीं पाएगा अपने पास। नाउ अब पहले तो मैं पॉइंट्स पे कमेंट करता हूँ। अगर ये k1 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, k1 f ऑफ k1, एंड इफ दिस इज k2 तो नीचे का पॉइंट हो जाएगा अपने पास k2 f ऑफ k2। सिमिलरली यहाँ पे भी कमेंट कर लेते हैं, दिस इज k1 तो यहाँ पे k1 f ऑफ k1, दिस इज k2 तो ये हो गया k2 f ऑफ k2। यहाँ पे दिस इज k1, सो k1 f ऑफ k1 एंड यहाँ पे है k2 तो दिस शुड बी k2 f of k2, and for this case this point should be k1 f of k1 and this point should be k2 f of k2। now
चारों केसेस को मैंने ऑब्जर्व किया, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट कंडीशन कैसे बनती है वो समझते हैं। क्या सम ऑफ रूट्स पे कुछ कमेंट कर सकते हैं? तो एक चीज समझो, जो भी रिलेशन दिया है k1 k2 का, वो एट अ टाइम किसी एक ही रूट के साथ है, वो दोनों रूट के साथ नहीं है, इसलिए मैं सम ऑफ रूट्स पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बिकॉज अगर मैं कुछ कमेंट करने जाऊंगा कि सपोज दोनों रूट k से बड़े हैं, तो ऐसा मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज मुझे खाली इतना पता है कि एक रूट जो है वो k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है, तो सम ऑफ रूट्स पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ऑफ रूट, उस पर भी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डेल्टा। डेल्टा पे तो हम बोल सकते हैं। सो अगर मैं इसकी कंडीशन लिखने जाऊंगा तो मैंने ऑब्जर्व किया कि डेल्टा इस केस में जीरो नहीं हो पा रहा था। सो पहली कंडीशन डेल्टा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। अगेन एफ ऑफ के की कंडीशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस केस। समझना, यहाँ पे अगर फर्स्ट केस को मैं ऑब्जर्व करूं तो इसका ए क्या है? पॉजिटिव, बिकॉज पैराबोला अपवर्ड। सेकेंड केस का भी ए क्या है? पॉजिटिव। थर्ड केस का ए है अपने पास नेगेटिव, एंड फोर्थ केस का ए है नेगेटिव। अब ए के साथ साथ अब मैं कमेंट कर रहा हूं एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 पे, ठीक है? ऑब्जर्व करो, फर्स्ट केस के लिए एफ ऑफ k1 कहां दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है एक्स एक्सिस के एफ ऑफ k1, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और एफ ऑफ k2 कहां दिख रहा है? नीचे, तो एफ ऑफ k2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इस केस में एफ ऑफ k1 जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब ये नेगेटिव, और एफ ऑफ k2 कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हो गया पॉजिटिव। फॉर दिस केस एफ ऑफ k1 इज बिलो एक्स एक्सिस, तो एफ ऑफ k1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एफ ऑफ k2 इज अबव एक्स एक्सिस, तो एफ ऑफ k2 फॉर दिस केस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। फॉर दिस केस एफ ऑफ k1 इज अबव एक्स एक्सिस, एफ ऑफ k1 हो गया पॉजिटिव, एंड एफ ऑफ k2 शुड बी नेगेटिव, दैट इज लेस देन जीरो। ये आएंगी अपनी कंडीशंस। नाउ अब यहाँ जो सेकंड केस बनता है उसको ध्यान से समझना, वो कैसे बना। अगर आप चारों केसेस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। दैट पैटर्न इज एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, ये हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? बिकॉज इन दोनों वैल्यूज में से हमेशा एक वैल्यू पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। लाइक फर्स्ट केस में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सो यहां से एक कंडीशन मेरा और बनता है एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, ये हमेशा क्या आना चाहिए मेरे पास? नेगेटिव, बिकॉज इनमें से एक वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। अगेन इस केस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लास्ट केस में हमने ऑब्जर्व किया कि कहने को तो कंडीशन दो थी, बट फाइनली कंडीशन एक ही काम आई थी। अगर मैंने फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करने का ट्राई किया तो क्वेश्चन फालतू में लेंथी हो गया था, विच इज ऑफ नो यूज टू मी। एग्जैक्टली सेम अप्रोच यहाँ पे भी है। इस फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व मत करना, बिकॉज ये फर्स्ट कंडीशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे काउंटेड रहेगी। सो जो मेथड हमने केस 6 में देखा था, वहां पे जो अपना कंडीशन था वही कंडीशन यहाँ भी वर्क कर रहा है कि डेल्टा वाले केस को मुझे सॉल्व नहीं करना, मैं सिर्फ इस केस को सॉल्व करूंगा टू गेट माय फाइनल आंसर। सो जब भी अपने को ये केस मिलेगा कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2, तो मैं सिर्फ क्या कंडीशन अप्लाई कर दूंगा? एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2, ये हमेशा क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। नाउ इस चीज को भी समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं इस केस पे बेस्ड। द क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच द इक्वेशन x² minus m minus 3 times x plus m equals to 0 has exactly one root in 1 to 2, मतलब एक रूट है 1 से 2 के बीच में अपने पास। अगेन हमने जस्ट अभी कंडीशन पढ़ा, देखो वैसे तो हम लोगों ने दो कंडीशन दिखा था, बट वी नो कि फाइनली एक ही कंडीशन काम आएगा। बट सबसे पहले मैं k1 k2 पे कमेंट कर देता हूँ। k1 का वैल्यू हो जाएगा 1, k2 का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 2, एंड f of x वो होना चाहिए अपना इक्वेशन, सो दैट शुड बी x² minus m minus 3x plus m, ठीक है? जैसा हम लोगों ने कमेंट किया कि नो डाउट कंडीशन तो दो थे, पर एक ही कंडीशन काम का था, बट स्टिल एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि दोनों कंडीशन में से जो हम लोगों ने एक कंडीशन पे डिपेंडेंसी दिखाई है, क्या वो टेक्निकली या फिर क्या वो यहाँ पे करेक्ट प्रूव हो रही है। सो उसको भी चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन था डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जिसका हमने बोला था कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बट स्टिल एक बार वेरीफाई करते हैं। डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हो जाएगा? इक्वेशन, सो बी स्क्वायर दैट इज नथिंग बट m minus 3 का होल स्क्वायर minus 4ac minus 4m शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो m स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 6m प्लस 9 माइनस 4m ग्रेटर देन जीरो। सो यहाँ बनेगा अपने पास m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन जीरो।
इसको मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूँ, इसको आई कैन राइट m स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 9 शुड बी ग्रेटर देन 0, और आई कैन से m इंटू m माइनस 9 माइनस 1 इंटू m माइनस 9 ग्रेटर देन 0. सो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ m माइनस 9 इंटू m माइनस 1 ग्रेटर देन 0. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, दैट शुड बी 9 एंड 1. अब अगर मैं नंबर लाइन पे लेके जाऊंगा इसको, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट 1, सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट 9, ठीक है. सो प्लस माइनस प्लस, कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा अपने को. नाउ फॉर दिस केस आई कैन से पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रहा है, या तो 1 के पहले दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, या फिर 9 के बाद में दैट इज 9 टू इंफिनिटी. सो ये होगा मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर विच वॉज डेल्टा ग्रेटर देन 0. नाउ इसी का सेकंड कंडीशन क्या था, f ऑफ k1 इनटू f ऑफ k2. हमने ऑब्जर्व किया था कि इन दोनों में से हमेशा एक वैल्यू क्या आने वाला था, पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा अपने पास, नेगेटिव. f ऑफ k1 इसका मतलब हुआ f ऑफ 1 इनटू k2 f ऑफ 2. हम लोगों ने बोला है कि k1 का वैल्यू कितना है 1, k2 का वैल्यू 2 फ्रॉम दिस कंडीशन. नाउ f ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, अगर f ऑफ x ये है तो f ऑफ 1 का मतलब क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे 1. तो इस एक्सप्रेशन में x की प्लेस पे 1 पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 1 माइनस m माइनस 3, तो ये हो गया m प्लस 3 प्लस m दी होल मल्टीप्लाइड बाय, इसी एक्सप्रेशन में x की जगह 2 पुट करेंगे. सो 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 3 प्लस m शुड बी लेस देन 0. ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस 1 ये कितना हो गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ बचेगा 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m शुड बी लेस देन 0. नाउ यहाँ पे 4 प्लस 6 ये हो जाएगा अपने पास 10, और ये हो जाएगा माइनस m. सो 10 माइनस m शुड बी लेस देन 0. इसी कंडीशन को आई कैन राइट m इज ग्रेटर देन 10. नाउ ये हुआ अपना सेकेंड पार्ट का आंसर. एज पर दी लॉजिक हम लोग क्या करते थे, इन दोनों में इंटरसेक्शन देखते थे. आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो वापस से, इसने बोला था माइनस इंफिनिटी से 1 और 9 से इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 10, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ m बिलोंग्स टू 10 टू इंफिनिटी. ग्रेटर देन 10 का मतलब तो वही हुआ, जब कॉमन देखने जाओगे तो यही आपको कॉमन वैल्यू मिलेगा, मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा. और एज पर दी लॉजिक हमने डिफाइन भी किया था कि जब आप इन दोनों कंडीशन को यूज करते हो तो इस कंडीशन का जो आंसर है वो अपने कोई काम का नहीं है. इसने सिर्फ क्वेश्चन के नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज किया, कॉम्प्लिकेसी को बढ़ाया, बट टेक्निकली हमको सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करना था और डायरेक्टली अपने को आंसर मिल जाता. सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट कि हमेशा जब हम केस 6 या केस 7 की बात करते हैं तो दोनों ही केस में जो डेल्टा है वो ग्रेटर देन 0 होता है, पर उसको हमको सॉल्व नहीं करना होता बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट आंसर के पार्ट में काउंटेड रहता है. तो यही इन क्वेश्चंस के लिए खास बात है, बिकॉज ये क्वेश्चन में अगर आप डेल्टा को भी सॉल्व करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है और दैट इज पर्टिकुलरली ऑफ नो यूज. ठीक है, सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट जहां पे हमको सिर्फ एक ही कंडीशन को सॉल्व करना है. इस केस में f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 का मल्टीप्लीकेशन, लास्ट केस में a इंटू f ऑफ k का मल्टीप्लीकेशन.